वेलकम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में का जो रिमेनिंग टॉपिक हमारा बचा था वो है बायोगैस प्रोडक्शन। ओके, तो बायोगैस प्रोडक्शन में जो हमें डिस्कस करना है वो है कंटेंट ऑफ बायोगैस। सबसे पहले आपको बायोगैस के कंटेंट पता होने चाहिए कि बायोगैस में कौन से कंटेंट प्रेजेंट रहते हैं। तो वहां पे जो कंटेंट है वो है मीथेन, जो 50 to 80% प्रेजेंट रहता है। ये परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन कार्बन डाइऑक्साइड रहता है 15 to 45%। ओके, एंड अदर गैसेस की ट्रेसेस प्रेजेंट रहती है। ओके, सो इट इज द कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। ये बायोगैस का कंपोजिशन है। आप सब लोगों को पता है कि बायोगैस जो है इट इज अ चीप रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल सोर्स है, आप उससे फिर से न्यू बन के या फिर यूज होने के बाद में फिर उससे आप एक न्यू गैस प्रिपेयर कर सकते हो, वो वेस्ट नहीं जाएगा। ओके, देन इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूज के लिए, दोनों भी यूजेस के लिए बायोगैस का यूज किया जाता है। देन बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर बायोगैस अगर बनाना है तो इट इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, इट इज वेरी अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ओके, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होने के बाद इसमें जो प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करती है दैट इज एनारोबिक बैक्टीरिया। ये चीज ध्यान में रखना कि बायोगैस प्रोडक्शन के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए वो कौन से रहते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया रहते हैं। ओके, with the help of these bacteria these complex substances are converted into a simpler form। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उनका सिंपलर फॉर्म में कन्वर्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज एनारोबिक बैक्टीरिया। ओके, देन बायोगैस प्रोडक्शन के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो क्या होता है। एक्चुअली आप सब लोगों को पता है कि म्यूनिसिपल वेस्ट रहे, एग्रीकल्चर वेस्ट रहे, या फिर डोमेस्टिक वेस्ट रहे, या फिर जो भी कचरा आपको वेस्ट प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, जो सिटी के बाहर हम क्या करते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं। पूरे सिटी का कचरा एक जगह पे कलेक्ट करके रखते हैं। उस सारे कचरे से, वेस्ट प्रोडक्ट से बनता है बायोगैस। ओके, तो जितने ज्यादा उसमें वैरायटीज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उतने ज्यादा उसमें गैसेस के कंटेंट बढ़ते जाएंगे। डिपेंड करता है कि विच काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट यू आर यूजिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बायोगैस। ओके, तो वो कंटेंट जो है या फिर कंपोजिशन है वो उस पर डिपेंड करता है, उसका परसेंटेज। ओके, लेकिन मेनली बायोगैस में मीथेन प्रेजेंट रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा और उसका ये परसेंटेज रिमेनिंग है। ओके, देन अब एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू ये प्रोसेस हो रही है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो भी म्यूनिसिपल वेस्ट है, एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम है एनारोबिक बैक्टीरिया का। ओके, देन जो बायोगैस प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो 3 पार्ट में डिवाइड की है। बायोगैस प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है इट इज डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स प्रोसेस। इस प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है एनारोबिक डाइजेशन और इसे हम हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। ओके, सेकेंड है एसिडोजेनेसिस और एसिटोजेनेसिस। ओके, और थर्ड है मिथेनोजेनेसिस। ओके, ये जो 3 प्रोसेस है इन 3 प्रोसेस के हेल्प से कैरी आउट होगा या फिर बायोगैस प्रोड्यूस होगा। तो पहली प्रोसेस में क्या होता है, एनारोबिक डाइजेशन में क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जिसे हम पॉलीमर बोल रहे हैं, पॉलीमर कन्वर्ट्स इनटू अ मोनोमर। पहले फॉर्म में क्या होगा, जो पॉलीमर है वो मोनोमर में कन्वर्ट होगा। और ये जो पॉलीमर रहता है इसका फॉर्म कैसे रहता है, ये कॉम्प्लेक्स रहता है और इनसोल्यूबल रहता है। 2 चीजें ध्यान में रखना, पॉलीमर ये कॉम्प्लेक्स है और इनसोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल नहीं है, सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। जब यहाँ पे हम एनारोबिक डाइजेशन फर्स्ट प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, एनारोबिक डाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया ये सारी प्रोसेस कैरी आउट होती है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया पॉलीमर कन्वर्ट्स इनटू अ मोनोमर। अब ये एनारोबिक बैक्टीरिया जो एग्जांपल आपको दी है वो है क्लॉस्ट्रिडियम, एंड सुडोमोनास। ओके, ये 2 बैक्टीरिया के एग्जांपल आपको वहां पे मेंशन किए।
अब देखो पॉलीमर जो है वो कॉम्प्लेक्स इंसोल्युबल फॉर्म में है, एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको मोनोमर में कन्वर्ट करेगा, और मोनोमर कैसे रहेगा, सिंपल एंड सोल्यूबल रहेगा। इसका जो फॉर्म होगा ये सिंपल एंड सोल्यूबल रहेगा। ये होगी फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस में क्या हो रहा है, दैट इज एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस इसमें क्या होगा, जो मोनोमर फॉर्म हुआ है दैट मोनोमर कन्वर्ट्स इनटू ऑर्गेनिक एसिड। किसमें कन्वर्ट होगा, ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पे बनता है वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ओके। अब यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एसिडोजेनेसिस की प्रोसेस है तो कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे, एसिडोजेनिक बैक्टीरिया। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडोजेनिक बैक्टीरिया मोनोमर कन्वर्ट्स इनटू ऑर्गेनिक एसिड, मोस्ट ऑफ द टाइम एसिटिक एसिड ओके। थर्ड प्रोसेस जो दी है आपको वो है मिथानोजेनेसिस ओके। मिथानोजेनेसिस में क्या होगा, जो ऑर्गेनिक एसिड है दैट ऑर्गेनिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू अ मीथेन प्लस CO2 प्लस अदर गैसेस, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बायोगैस बोल रहे हैं ओके। तो थर्ड प्रोसेस में क्या हुआ कि जो मिथानोजेनेसिस की प्रोसेस हुई उसमें जो सेकेंडली जो ऑर्गेनिक एसिड बना था, जो एसिटिक एसिड है, उस ऑर्गेनिक एसिड का कन्वर्शन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस में हुआ, जिसे हम कंबाइनली बायोगैस बोल रहे हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ कौन से बैक्टीरिया हो गए, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू अ बायोगैस ओके। अब नेमली आपको मेंशन किए हैं, कौन से एग्जांपल दिए हैं, मिथेनोकोकस बैक्टीरिया और मिथेनोबैसिलस बैक्टीरिया ओके। तो ये जो दो एग्जांपल दिए वो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आपको एग्जांपल ध्यान में रखना जरूरी है ओके। तो ये हो गया बायोगैस प्रोडक्शन। देन बायोगैस प्रोडक्शन के बाद में आपको क्या चीज दी है कि इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ बायोगैस दी है, तो आपको सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए। फर्स्टली इट इज अ चीप एंड रिन्यूएबल सोर्स, सस्ता है और रिन्यूएबल है, फिर से बना सकते हो, खत्म होने के बाद में फिर उसी वेस्ट का यूज करके आप बायोगैस बना सकते हो। देन इट इज बर्न विद अ ब्लू फ्लेम विदाउट स्मोक। ये इसका जो जब ये जलता है तो उसका ब्लू फ्लेम रहता है और स्मोक, धूर जो बोलते हैं हम, काला जो बनता है जनरली किसी भी गैस को जलाने के बाद में, तो यहाँ पे ऐसा स्मोक फॉर्मेशन होगा नहीं। देन इट इज यूज फॉर द कुकिंग, स्ट्रीट लाइटनिंग, डोमेस्टिक लाइटनिंग एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये इसका इंपॉर्टेंट है कि कुकिंग में यूज किया जा सकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जहां पे उनका यूज मतलब मनी जो एक्सपेंड करते हैं हम फॉर द एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल यूज, जहाँ पे इंडस्ट्री में डिफरेंट काइंड ऑफ यूज के लिए आप मनी का रिक्वायरमेंट रहते हैं, जहाँ पे मनी कम अमाउंट में प्रेजेंट रहती है फॉर द इन्वेस्टमेंट, उन लोगों के लिए बायोगैस इज द बेस्ट सोर्स फॉर देयर इंडस्ट्री ओके। तो इसे खर्चा नहीं आता, तो मनी की इन्वेस्टमेंट भी कम रहती है ओके। नेक्स्ट क्या है, इट इज इम्प्रूव द सैनिटेशन ऑफ द एनवायरमेंट। इम्प्रूव द सैनिटेशन मीन्स कि आपको पता है कि आप वेस्ट कचरा जो भी है, वेस्ट है, वो सब सिटी में का कलेक्ट करोगे और एक जगह पे लेके जाके उसको डंप करोगे और फिर बायोगैस बनाओगे। तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, एनवायरमेंट को सैनिटाइज कर रहा है ओके, क्लीन कर रहा है। देन इट इज इको फ्रेंडली गैस, डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन। किसी भी टाइप का एयर पोल्यूशन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज इको फ्रेंडली गैस। एंड देन इट इज इजी टू स्टोर, इजी टू जनरेट एंड इजी टू transport. So these are the significance of biogas. Next we have to discuss about the, ये हो गया बायोगैस प्रोडक्शन। देन आपको बायो कंट्रोल एजेंट डिस्कस करने हैं ओके। व्हाट इज द यूज ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट? बायो कंट्रोल एजेंट का यूज क्या है? बायो कंट्रोल एजेंट what is the use of biocontrol agent? It is used to kill the disease causing organism। किसी ऑर्गेनिज्म के वजह से या फिर किसी होस्ट के वजह से क्या हो सकता है, किसी प्लांट पे अगर डिसीज कॉज हो रहा है, किसी प्लांट को कोई प्लांट को एक पेस्ट लगी है या फिर कीड़ जिसे बोलते हैं, कीड़क जिसे बोलते हैं, जिससे प्लांट खराब हो जाता है ओके। तो अगर किसी प्लांट पे कोई डिसीज कॉज करने वाला डिसीज कॉज हुआ है किसी ऑर्गेनिज्म के वजह से, तो उस डिसीज को रोकने का काम ये बायो कंट्रोल एजेंट करते हैं ओके। सो दैट ऑर्गेनिजम्स और दैट
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। और जिस टेक्निक का यूज किया जाता है टू कंट्रोल द डिसीज, जिस टेक्निक का यूज कर रहे हैं हम कंट्रोल करने के लिए डिसीज, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज अ पेस्ट। उस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? पेस्टिंग। आप बहुत बार सुना है आपने वर्ड की पेस्ट कंट्रोल किया जा रहा है। पेस्ट कंट्रोल मतलब क्या कि किसी डिसीज को कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसे हम पेस्ट बोलते हैं। अगर किसी फिर उसी तरीके से हम उसके एजेंट भी बनाते हैं या फिर मेडिसिन भी बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, माइक्रोअर्बिसाइड्स, बैक्टीरियोसाइड्स, फंगलसाइड। मतलब आपको पता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, उसकी वजह से डिसीज कॉज होते हैं प्लांट्स में। ओके, तो वो भी वैरायटी है, तो ऑब्वियसली उन वैरायटीज के लिए डिसीज मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर फंगाई की वजह से डिसीज कॉज हुआ होगा तो वहां पे फंगिसाइड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर वहां पे बैक्टीरिया की वजह से डिसीज कॉज हुआ होगा किसी प्लांट में तो आपको बैक्टीरियोसाइड प्रोड्यूस करने होंगे। अगर किसी इंसेक्ट की वजह से हुआ है तो इंसेक्टिसाइड। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म के वैरायटी पे डिपेंड करता है विच काइंड ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट वी आर प्रोड्यूसिंग और वी आर यूजिंग। ओके, सो बायो कंट्रोल एजेंट में आपको पता चल गया है। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पहले केमिकल बायो फर्टिलाइजर यूज, बायो कंट्रोल एजेंट यूज किया जाते थे, लेकिन अब वो जो केमिकल फर्टिलाइजर वो क्या करते थे, डायरेक्टली डिसीज को तो अफेक्ट करते ही करते थे, लेकिन उसका जो होस्ट प्लांट है उस होस्ट प्लांट में भी वो केमिकल एंटर करते थे। और बिकॉज ऑफ दैट अगर वो प्लांट में केमिकल एंटर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके फ्रूट में भी केमिकल एंटर करेगा, और वो फ्रूट में अगर केमिकल एंटर करेगा तो ऑब्वियसली आपके बॉडी तक वो इजीली पहुंच जाएगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा केमिकल खा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ केमिकल बायो कंट्रोल एजेंट। तो उसको रोकने के लिए फिर बायो कंट्रोल एजेंट का यूज किया गया, प्रिपरेशन किया गया। मतलब बायोलॉजिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका यूज करके उन डिसीज को रोका गया। ओके, देन आपको पता है कि बीटी कॉटन एक वैरायटी आई थी। बीटी कॉटन एक वैरायटी थी उस टाइम एक कॉटन पे एक डिसीज आया था, उस टाइम उसको बीटी ये नाम नहीं दिया था। ओके, कॉटन पे एक डिसीज आया था, वो डिसीज क्या कर रहा था, उसका जो फ्रूट था जिससे हम कॉटन बोलते हैं, कॉटन निकलता है, उस कॉटन जहां से निकलता था वहां पे वो पूरा कॉटन खा जाती थी। वो जो इंसेक्ट है वो पूरा का पूरा वो कॉटन खा जाता था, उसमें कॉटन ही नहीं बनता था। तो उस टाइम वो डिसीज आया था कॉटन के प्लांट पे। तो उसे रोकने के लिए बैसिलस थिरोजेनेसिस, बैसिलस थिरोजेनेसिस की एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के स्पोर यूज किए गए, स्पोर, ड्राई स्पोर। ओके, अब उस बैक्टीरिया के ड्राई स्पोर यूज किए और उस ड्राई स्पोर को एक पानी में डिसॉल्व किया और वो उस डिसॉल्व किए हुए स्पोर का स्प्रे फिर उन प्लांट्स पे डाला गया और उसके बाद फिर उस कॉटन में कोई भी डिसीज नहीं आया। मतलब बैसिलस थिरोजेनेसिस ये बैक्टीरिया के स्पोर यूज करके उन्होंने उस डिसीज को रोका है। तो उसके बाद में जो वैरायटी आई कॉटन की उसे नाम दिया गया बीटी कॉटन वैरायटी बिकॉज ऑफ द बैसिलस थिरोजेनेसिस। ओके, तो ये जो बैसिलस थिरोजेनेसिस है वो क्या कर रहा है, उस डिसीज को रोक रहा है। तो ऐसे ही आपको आपके इसमें आपको बैक्टीरिया दिए हैं, फंगाई दिए हैं, उसके बाद में वायरस दिए हैं, उसके बाद में अदर एग्जाम्पल दिए है कि जो क्या कर रहा है, अलग अलग होस्ट रेंज को स्टॉप कर रहा है। तो आपको वो होस्ट रेंजेस ध्यान में रखना है। जैसे आपको बैक्टीरिया प्रोवाइड किया गया है बैसिलस थिरोजेनेसिस, ओके, उसके बाद में आपको प्रोटोजोन दिया होगा, उसके बाद में आपको फंगाई दिया है बावेरिया बैसियाना, उसके बाद में आपको न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस दिया है। ये क्या कर रहे हैं, वे अलग अलग होस्ट रेंज को, मतलब होस्ट जिससे डिसीज कॉज हो रहा है उसे रोक रहे हैं। ओके, तो ये बायो कंट्रोल एजेंट की लिस्ट आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद में आपको फिर से एक लिस्ट प्रोवाइड की है माइको हर्बिसाइड्स। माइको हर्बिसाइड्स मतलब क्या कि फंगाई का यूज, माइको मतलब फंगाई, फंगाई का यूज करके कुछ हर्बिसाइड्स प्रोड्यूस किए जो फंगल डिसीजेस को रोकते हैं। उसमें आपको नेमली मेंशन किया फाइटोप्थोरा पाल्मियोरा, अल्टरनारिया क्रैसा, फ्यूजारियम। ओके, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये रोक रहे हैं फंगल डिसीजेस को। उसके बाद में आपको बैक्टीरिया हर्बिसाइड दिया है, उसमें आपको सांतोमोनास, सुडोमोनास, एगेरोबैक्टीरियम, ये बैक्टीरियाज के नेम की लिस्ट प्रोवाइड की है। वो ये क्या कर रहे हैं, उस डिसीजेस को रोक रहे हैं, बैक्टीरिया से होने वाले डिसीजेस को रोक रहे हैं। ओके, तो दीज आर द बायो कंट्रोल एजेंट। इसमें आपको बायो कंट्रोल एजेंट का नाम और किस होस्ट रेंज को वो रोक रहा है उसका नाम आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी बायो फर्टिलाइजर, next topic, and this is the last topic of your chapter, that is the bio fertilizer.
ओके, बायो फर्टिलाइजर मतलब फर्टिलाइजर का यूज आप लोगों को पता है, आपको 3 दिए स्टडी में, बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर, देन साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर, and then third one, that is a fungal biofertilizer. Okay, then when we are to start with the bacterial biofertilizer, firstly we have to know that what is the function of fertilizer. What is the function of fertilizer? It increase the fertility of the soil and increase the production of the plants. प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं. ऑब्वियसली अगर प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज होगा प्रोडक्शन में, और वो उसी चीज के लिए हम बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं. ओके, सो आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग ये वर्ड सुना है. ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब किसी भी केमिकल का यूज ना करते हुए किसी प्लांट का प्रोडक्शन करना या किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना विदाउट एनी काइंड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. ओके, सो हमको फर्स्टली डिस्कस करना है बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर. इसमें आपको ध्यान में रखने वाली चीज क्या है कि बैक्टीरियल फर्टिलाइजर में आपको एक चीज ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल. ओके, तो बैक्टीरियल फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल दिया है आपको राइजोबियम. Okay, this is the main bacteria which forming a symbiotic association with the roots of leguminous plants. जिन प्लांट्स में लेग्यूम ही फ्रूट है, उन प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया, क्योंकि हम बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर स्टडी कर रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया से बने हुए बायोफर्टिलाइजर. तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है राइजोबियम. अब जो रूट्स है, ये जो राइजोबियम है, ये क्या करेगा, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स पे अटैक करेगा. ओके, आपको एक डायग्राम दी है आपके बुक में, ऐसे वहां पे फॉर्मेशन हुआ है. देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स. यहाँ पे रूट्स पे आपको एक राउंडेड बॉडीज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ दिख रहा है, उसे हम बोलेंगे रूट नोड्यूल्स. ओके, ये जो नोड्यूल्स है, ये नोड्यूल्स किसकी वजह से फॉर्म हुए, बिकॉज ऑफ द राइजोबियम. अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये रूट नोड्यूल फॉर्मेशन फॉर्म करेगा ऑन द रूट्स, और बिकॉज अब यहाँ पे बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो बैक्टीरिया इसमें एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद में इसकी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी है, इंक्रीज दी नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लांट की नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा. तो ऑब्वियसली अगर प्लांट की नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि प्लांट की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी. आपको यहाँ पे अगेन इसके साथ में एक अगेन एग्जांपल दिया है, आर लेग्यूमिनोसिरम. ओके, एक राइजोबियम की वैरायटी दी है फॉर द पी प्लांट. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर लेग्यूमिनोसिरम फॉर द पी प्लांट. और सेकेंड जो वैरायटी दी है, आर फैसियोली फॉर अ बीन प्लांट. ओके, ये दो वैरायटीज दी है, तो आपको ध्यान में रखना है, आर लेग्यूमिनोसिरम फॉर अ पी एंड आर फैसियोली फॉर अ बीन प्लांट. अलॉन्ग विद दैट अगेन कुछ बैक्टीरिया के एग्जाम्पल आपको दिए, फॉर एग्जाम्पल अजोटोबैक्टर एंड अजोटोस्पिरिलम. अजोटोबैक्टर एंड अजोस्पिरिलियम. ओके, ये दो एग्जाम्पल दिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइजोबियम के अलावा कौन सा बैक्टीरिया है जो एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, तो उसमें जो है वो अजोटोबैक्टर है और अजोस्पिरिलम है. ओके, सो इट इज अबाउट दी बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर. ये हो गया बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर के बारे में. ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, और राइजोबियम ओनली अटैक, बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर ओनली प्रेजेंट इन लेग्यूमिनस प्लांट. ध्यान में रखना है चीज, लेग्यूमिनस प्लांट में अटैक करेगा. आर लेग्यूमिनोसिरम फॉर पी प्लांट, आर फैसियोली फॉर बीन प्लांट, and along with that rhizobium there is another bacteria which is again responsible for the increasing the nitrogen fixing capacity, for example azotobacter and azospirillum. Then we have to discuss next one, that is a cyanobacterial biofertilizer. Okay, cyanobacterial biofertilizer के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम. cyanobacterial biofertilizer. Okay, तो इसकी एग्जाम्पल की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए. मैंने बताया था इसमें एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये ऑटोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है जो अटैक कर रहा है. ओके, मोस्टली कहाँ फाउंड होगा, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल रीजन में फाउंड होगा. एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल. ओके, देन ऑटोट्रोपिक
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. देन मोस्टली इट इज यूज इन अ पैडी राइस फील्ड. पैडी राइस फील्ड में यूज किया जाता है. एग्जाम्पल है राइस, जहां पे आप लगाते हो, प्रोडक्शन करते हो, उस फील्ड को पैडी राइस फील्ड बोला जाता है. ओके, एग्जाम्पल आपको मेंशन किए हैं यहाँ पे एनाबेना, देन नॉस्टॉक, देन एलियोसिरा, देन टॉलीपोथ्रिक्स, ओके एटसेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया की एग्जाम्पल है. ओके, अब आपको जो स्टडी में दी हुई है साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर वो है एनाबेना अजोली. एनाबेना अजोली. ओके, अजोली, अजोला इज द अल्गी और ये साइनोबैक्टीरिया है. ओके, अब क्या होगा कि ये जो ये अजोली लीव्स है, लीव्स अल्गी के लीव्स है, यहाँ पे ये साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबेना है, ये एनाबेना यहाँ पे अटैक करेगा और बिकॉज ऑफ दैट अटैक देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मल्टीपल चॉइस में. कलरलेस सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट. क्या फॉर्मेशन होता है? एनाबेना जब अटैक करेगा अजोला लीफ पे तो वहां पे बिकॉज ऑफ दैट सिम्बायोटिक एसोसिएशन कलरलेस सेल फॉर्मेशन होंगे कॉर्टिकल कैविटी में. कॉर्टिकल कैविटी में क्या फॉर्मेशन होंगे? कलरलेस सेल फॉर्मेशन होंगे. उन कलरलेस सेल को हम हेट्रोसिस सेल बोलते हैं. और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट हेट्रोसिस सेल? इंक्रीज द नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी. इंक्रीज द नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी. प्लांट की क्या कर रहे हैं? इंक्रीज द नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी. ऑब्वियसली ये जो है एनाबेना अजोली ये पैडी राइस फील्ड में यूज किया जाता है और विगरस ग्रोथ रहती है इसकी, बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ रहती है. मतलब आज अगर आपने ये कॉम्बिनेशन बना, इन दोनों से बना हुआ कॉम्बिनेशन जो बायोफर्टिलाइजर करके यूज कर रहे हैं हम साइनोबैक्टीरिया, इसको अगर पैडी राइस फील्ड में आप डाल दो एज अ बायोफर्टिलाइजर तो आपको 3-4 दिन में पूरा उसने एरिया कैप्चर किया होगा ये अल्गी ने, क्योंकि इस अल्गी में तो ऑलरेडी बैक्टीरिया ने अटैक किया है तो आपको अल्गी दिखेगी ऊपर से. ओके, लेकिन ये जो अल्गी जब उनके रूट्स तक जाएंगी, राइस के प्लांट्स के रूट तक जब जाएगी तब क्या होगा? इस अजोला लीफ में ये हेट्रोसिस सेल फॉर्मेशन हुए रहते हैं और ये हेट्रोसिस सेल क्या करते हैं? प्लांट की नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं. तो इसके एसोसिएशन के वजह से वहां पे प्लांट्स की नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी. और ऑब्वियसली अगर प्लांट की नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी बढ़ रही है इसका मतलब प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. एंड लास्ट वन दैट इज द वो है फंगल बायोफर्टिलाइजर. फंगल बायोफर्टिलाइजर. ओके, फंगल बायोफर्टिलाइजर. फंगल बायोफर्टिलाइजर किसे बोल रहे हैं? व्हेन फंगाई अटैक. जब फंगाई अटैक करेगा टू द रूट्स ऑफ, किसको अटैक कर रहा है? रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट्स. हाइयर प्लांट्स के रूट को अटैक कर रहा है. ओके, इस एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजी. माइकोजी. When fungi attack to the roots of higher plants, that association is called as a mycorrhizae. Mycorrhizae divides into two. One that is exomycorrhizae, and second that is the endomycorrhizae. Okay, endomycorrhizae. endomycorrhizae. ओके, अब देखो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, इंडो एंड एक्टो. एक्सो का मतलब जो रूट के आउटर साइड में अटैक करेगा. When fungi attack outside the root, there is a formation of fungal mantle. Formation of fungal mantle. ध्यान में रखना, जब फंगाई ये आउटसाइड अटैक करेगा, फंगाई अटैक आउटसाइड दी रूट. रूट के सिर्फ आउटसाइड, बॉडी का कोई पार्ट अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, सिर्फ बाहर के डायरेक्शन में अटैक करेगा. तो बिकॉज ऑफ दैट अटैक देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नेट लाइक स्ट्रक्चर और मेंटल लाइक स्ट्रक्चर सराउंडिंग रूट. रूट के सराउंडिंग में आउटर साइड में एक नेट लाइक स्ट्रक्चर और फंगल मेंटल फॉर्मेशन होगा
ओके। और इसके वजह से ऑब्वियसली अगर इसके बाजू में अगर इसका फंगल मैंटल फॉर्मेशन हुआ है तो इसका जो क्या है एरिया भी बढ़ जाएगा। ओके, तो नॉर्मल इसकी डायमीटर इतनी थी तो इतनी बढ़ गई, तो यहाँ पे भी बढ़ गई, यहाँ पे भी बढ़ गई, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ओके, तो आप ध्यान में रखना कि जो डायमीटर अगर किसी रूट की कम है तो ऑब्वियसली वो कम एब्जॉर्ब करेगा। अगर किसी रूट की डायमीटर बड़ी है, मोटा है अगर रूट, तो ऑब्वियसली उसका एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस बहुत ज्यादा होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट अटैक इट इंक्रीज द एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, वाटर एब्जॉर्बिंग रहे, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बिंग रहे, जो भी है, ये इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी रूट की बिकॉज ऑफ द आउटर अटैक। देन इंडोमाइकोराइजी में क्या होगा, इंडोमाइकोराइजी क्या कर रहा है, अटैक इनसाइड द रूट के इनसाइड अटैक कर रहा है, और उसके वजह से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, ये स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। ओके, तो वहां पे क्या होगा, ये हाइफी है, ये फंगाई ने अंदर अटैक किया, ये उसके बॉडी पार्ट से। कुछ कई जगह पे राउंडेड बॉडीज फॉर्मेशन होगी जिसे हम वेसाइकल बोलते हैं, और किसी जगह पे अटैक होने के बाद में वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्मेशन होगा। ओके, जिसे हम आर्ब्यूस्कल बोल रहे हैं। ओके, तो कंबाइनली क्या फॉर्मेशन हुआ, VAM, वेसिक्युलर आर्बिस्क्युलर माइकोराइजी। ओके, तो क्या हुआ देखो, इसने अटैक किया, फंगाई ने अंदर अटैक किया, या अंदर दिख रहा है बॉडी के, ये रूट का पोर्शन है, रूट के अंदर ये फॉर्मेशन हुआ है। कई जगह पे राउंडेड बॉडीज फॉर्मेशन हुए जिसे वेसाइकल बोला है हमने, और कई जगह पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्मेशन हुए जिसे हमने आर्बिस्कल बोला है। तो इसे कंबाइनली बोला जाता है वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइकोराइजी। इसका ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो VAM दैट इज वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइकोराइजी, और ये कहाँ यूज होता है, लेस इरिगेटेड सॉइल को मोर इरिगेटेड सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए, लेस इरिगेटेड सॉइल को मोर इरिगेटेड सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए इंडोमाइकोराइजी का यूज होता है। और ऑब्वियसली इरिगेशन, सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल का टेक्सचर अगर बढ़ गया तो ऑब्वियसली प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है ग्लोमस, एग्जाम्पल आपको स्टडी में दिया है ग्लोमस। सो हियर इट इज द चैप्टर, आपका जो चैप्टर था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है या फिर कोई भी क्यूरीज है आपको, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं।